चलो। इंटरनेशनल रिलेशंस क्या इंपॉर्टेंस है। एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑन करती, हाँ। अभी हमने पॉलिटी पढ़ा, उसके साथ जोड़ के ही आईआर को पढ़ रहे हैं। रीजन क्या है? जैसे हमने कुछ पॉलिटी में क्या पढ़ा, डोमेस्टिक पॉलिसीज। डोमेस्टिक पॉलिटी कैसे चलेगी? बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है? इंटरनेशनल पॉलिटी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अभी जो हमने इंडियन पॉलिटी पढ़ा ना, वो इंडियन पॉलिटिक्स था। ठीक है। ये अब इंडिया का दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन, ठीक है, कैसे वर्क करता है। अब हर कंट्री के साथ हमारा डिफरेंट रिलेशन होगा। कई बार रीजन वाइज हो सकता है, कभी कभी कंट्री वाइज हो सकता है, और कभी कभी पूरा एक, जैसे यूरोपियन यूनियन है, तो पूरा यूरोपियन यूनियन के साथ रिलेशन हो सकता है, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। हमारी हर बार अप्रोच डिफरेंट होगी। क्या रीजन है उसका? हमारा नॉर्मल एज ए ह्यूमन बीइंग, तुम सोचो, तुम्हारा हर इंसान के साथ एक अलग रिलेशन है। वो क्यों है? बिकॉज ऑफ योर नीड्स, तुम्हारी खुद की जरूरतों की वजह से। तुम्हारा दोस्तों के साथ एक अलग रिलेशन होगा, बिकॉज उनसे तुमको एक डिफरेंट काइंड ऑफ नीड पूरी होती है। माँ बाप के साथ अलग होगा, रिलेटिव्स के साथ अलग होगा, ठीक है, किसी के छोटे बच्चों के साथ अलग होगा। वहां दादागिरी दिखाओगे क्योंकि कुछ आने वाला है नहीं, देना ही है उनको। दोस्तों के साथ रेसिप्रोकल होगा, गिव एंड टेक होगा, क्योंकि तुम्हें पता है मैं दूंगा तो ही ये देगा, उसको भी पता है मैं दूंगा तो ये देगा। तुम्हारी खुद की नीड्स के हिसाब से रिलेशन है। माँ बाप के साथ इनको तो देना ही देना है, ठीक है, तो एक अलग तरह का, बट रिस्पेक्ट होगी, सब होगा। फिर कुछ होंगे जिनसे तुमको उधार लेना है, लोन लेना है जिससे तुम उधार लेने जाते हो, तुम्हारा उसके साथ कैसा रिलेशन होगा? अरे भाई दे दे यार, यही होगा ना कि यार थोड़ा सा भाई लौटा दूंगा पक्का 100%, ऐसे वैसे, तो ब्याज ले ले। जिसको तुम्हें देना है उसके साथ क्या होगा? देगा कब? पहले ये बता, मैं तो बाद में दूंगा, तू वापस कब देगा? ठीक है। तो हमारी नीड्स के हिसाब से हमारे रिलेशन डिसाइड होते हैं। यही सेम चीज होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, कि हमारी नीड्स कौन से रीजन से, कौन सी कंट्री से क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा रिलेशन होने वाला है विद द डिफरेंट कंट्री। क्या चीज समझ आ रही है इससे? कि व्हाट डज इट टेल? क्या आपको समझ आता है इससे? क्या आपको ये समझ आता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस चेंज विद टाइम, चेंज विद नीड्स? दीज रिलेशंस चेंज विद टाइम, चेंज विद नीड्स। सिनेरियो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इन 1960s, है ना, 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए। उसके बाद वी वर अंडर डेवलप्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अभी भी थर्ड वर्ल्ड का ही पार्ट माना जाता है, बट अंडर डेवलप्ड कंट्री थे हम। हमारे पास खाने को भी अनाज नहीं था। तब हमारा यूएस वगैरह के साथ एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशन था। यूएस हमें P-84, जो वीट वो सप्लाई कर रहा था, जिसकी वजह से, जो उसने सप्लाई करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ये हुआ था कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन लाना है देश में, गेहूं की कमी को पूरा करना है। तो हम वी वर डिपेंडेंट ऑन यूएस, तो हमारा एक रिलेशन अलग काइंड ऑफ रिलेशन था। फिर वर्ल्ड पावर था, हम थोड़े कमजोर कंट्री थे, हमारा अलग रिलेशन था। आज यूएस के साथ हमारा क्या रिलेशन है? हमारे मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप के सीधे जाके, ज्यादा बोल रहा था, ट्विटर पे ज्यादा यूज करता है आजकल। मनी मन तो ये बोलते होंगे
वो अलग बात है। वो कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, याद है ना वो? उसमें इतनी तेज मारा था एक बार तो वो डोनाल्ड ट्रंप हो गया था, बोले ये गड़बड़ हो गई कुछ। तो अब एक रिलेशन अलग है। रीजन बी, नाउ वी आर पावरफुल। हमें यूएस की जरूरत नहीं है उतनी, है आज भी यूएस के साथ अच्छे रिलेशंस हो, इसकी भी जरूरत है। तो एक टाइम पीरियड था जब हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, यूएस के साथ हमारे उतने अच्छे रिलेशंस नहीं थे। रीजन बी, यूएस और रशिया दो ब्लॉक्स बने हुए थे, है ना? दो अलग अलग कोल्ड वॉर एरा चल रहा था उसमें, दो अलग अलग ब्लॉक्स थे। और हम नैम के फाउंडर थे, है ना, नॉन अलाइन मूवमेंट के फाउंडर थे। तो हम उन दोनों से ही अटैच नहीं थे। बट रशिया के साथ हमारी कुछ आइडियोलॉजी मैच करती थी, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उस टाइम के, उनकी आइडियोलॉजी मैच करती थी। यूएस के साथ फ्री कैपिटल मार्केट इकोनॉमी में कंप्लीट लेजर फेयर, वहां हमारा थोड़ा सा मैच नहीं करता था। रीजन भी, हम एक अंडर डेवलप कंट्री थी, लोगों को डेवलप्ड करने के लिए उनको थोड़ी उनकी सोशल नीड्स को पूरा करना भी जरूरी था। उस टाइम अगर लोगों को कहते भाई फ्री मार्केट है तुम खुद ही करो, तो पॉसिबल ही नहीं था। लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, कहां से इंडस्ट्री लगा लेंगे? आज ये किया जा सकता है ना? अब तो हो भी गया है काफी हद तक। तो उस टाइम सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरह बिहेव करना ज्यादा जरूरी था। ठीक है? तो अब रिलेशंस ऐसे ऐसे टाइम के साथ, एक टाइम था यूएस के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे, नाउ वी आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। ठीक है, यूएस हमको हर चीज में वो कर रहा है कि भाई जहां पे भी जरूरत होती है, इवन यूएन मेंबरशिप के लिए भी अब तो सपोर्ट कर रहा है यूएस, फ्रांस। क्यों? उनको दिख रहा है बहुत बड़ा मार्केट है, आने वाले टाइम में हम तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब इंडिया ही है। 65% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अंडर 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल से छोटी है। मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड, बहुत चीप लेबर अवेलेबल है, उनकी कंपनीज के लिए मार्केट भी अवेलेबल है, लेबर भी अवेलेबल है। जो चाइना एक टाइम मैन्युफैक्चरिंग हब बना था, वो इंडिया बन सकता है। तो उनको दिख रहा है कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रखे तो भैया मजा नहीं आएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में तो इंडिया वर्ल्ड पावर की कैटेगरी में आने वाला है। ठीक है? तो विद टाइम ये रिलेशंस चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स। और किसकी जरूरत है हमारी? उनके रिलेशन क्यों चेंज हुए हमारे साथ यूएस के? यूरोपियन कंट्रीज डोमेस्टिक मार्केट, जो हमारा बहुत बड़ा मार्केट है ना, जो हमारा कंज्यूमर साइज है, वो बहुत बड़ा है और उनको उसकी जरूरत है। तो अब फ्रेंडली रिलेशन हो गए। एक टाइम था कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, अब पाकिस्तान के लिए कोई बोलता भी नहीं है। पाकिस्तान के बेचारे की हालत इतनी बुरी हो गई है, मतलब वो कभी कभी देखना वीडियोस वगैरह आते रहते हैं, वो ये छोटे छोटे टियागो वगैरह ऐसी गाड़ियों को देख के ऐसे होते रहते हैं। वो थार वगैरह जैसे उनको पता चलता था 16 लाख में आती, तो उनको लगता अच्छा हमारे यहाँ तो 1-2 करोड़ से कम की नहीं मिलेगी। तो इकॉनमी शैटर्ड है ना? वहां पे मतलब गवर्नमेंट को रोटी नान इनके रेट फिक्स करने पड़ रहे हैं कि नान इतने रुपए से ज्यादा नहीं बेच सकते आप, आटा इतने रुपए से ज्यादा नहीं बेच सकते, टमाटर, हर चीज के रेट गवर्नमेंट को फिक्स करने पड़ रहे हैं। ये सिस्टम हो गया है, मतलब इतनी बुरी हालत है। ठीक है, दूध के रेट गवर्नमेंट को फिक्स करने पड़ रहे हैं कि दूध इतने रुपए से ज्यादा नहीं बेचोगे आप। और उसमें बाकायदा नेशनल टीवी जो है उनके, वो सर्वे करते रहते हैं घूम घूम के कि इस मार्केट में क्या तुम कैसे बेच रहे हो। ये बकरा मंडियों के वीडियो आते रहते हैं, नेशनल टीवी, नेशनल न्यूज चैनल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सिस्टम है। ठीक है? तो हमारे रिलेशंस अब उनके साथ किसको, भाई कंज्यूमर नहीं है, इकॉनमी खत्म होती जा रही है, उनके साथ रिलेशंस बनाने की किसी को पड़ी नहीं है। उनके साथ जिन्होंने रिलेशन बना रखे हैं, यूएस भी था, तो अफगानिस्तान को काउंटर करना था उसको मेनली, चाइना को काउंटर करना था। अब चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती हो गई तो यूएस ने इंडिया का हाथ थाम लिया। रिलेशन जरूरत के हिसाब से बदल जाते हैं, कंप्लीट मतलब ही मामला है, ये ध्यान रखना। आज हमारे बहुत अच्छे यूएस के साथ रिलेशन है, कल पता चले कि बिल्कुल खत्म हो गए।
रशिया और इंडिया उसी के टाट पे जाके बैठ गए। हो सकता है। और हो सकता है हमारे आज, रशिया हमारा बहुत अच्छा, आज भी सबसे ओल्डेस्ट अलाय है रशिया हमारा, है ना, ओल्डेस्ट फ्रेंड है। तो हो सकता है कल को रशिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हो, क्योंकि पाकिस्तान के साथ वो अपने रिलेशन को बेटर कर रहा है, हालांकि इंडिया को साइड लाइन नहीं कर रहा, बट फिर भी नो वन नोज। चाइना और रशिया बहुत अच्छे हो जाए, इंडिया और यूएस बहुत अच्छे हो जाए। इंडिया भी यूएस के साथ इसीलिए रिलेशन बना रहा है कि चाइना को काउंटर करना है उसको। पाकिस्तान तो चलो छोड़ो, वो तो अब एग्जिस्ट नहीं करता हमारे लिए, है ना, वो तो नॉन एग्जिस्टेंशियल एंटिटी हो चुका है। पाकिस्तान तो है, नहीं तो ना सही, नो वन केयर्स। बट चाइना एक बहुत बड़ा एक डेंजर है, तो इंडिया को उसके हिसाब से रिलेशन रखने पड़ेंगे। अब चाइना की वजह से जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ हमारे डिफरेंट रिलेशन हो गए। एक टाइम था कि हमको एज अ बिग ब्रदर देखा जाता था, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। आज डिफरेंट सिचुएशन है, बिकॉज उधर से चाइना भी लालच देता है, तो हमारे को भी आंखें दिखाने लगे। नेपाल में तो कितना चलता रहता है, उनकी तो पॉलिटिक्स ही एंटी इंडिया, सीपीआई पूरी एंटी इंडिया, उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है प्रचंड, सब एंटी इंडिया चल रहा है ना। तो हालांकि भूटान इंडिया के बहुत फ्रेंडली है, एक नेशन। म्यांमार के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन है, उसका रीजन भी ये है कि उनके चाइना के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये विद टाइम ये चेंज होता है, मेरा इतना ये समझाने का मतलब ये था कि इंटरनेशनल रिलेशंस विद टाइम चेंज होते हैं। अब इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कौन से करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जो आप न्यूज़पेपर में देखोगे। इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि सबसे पहले हाउ टू स्टडी। तो हाउ टू स्टडी में आप देखोगे कि जिस भी कंट्री के साथ हमें रिलेशन बनाना है, तो उसमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है। अब तुम मान लो पढ़ रहे हो मलेशिया वगैरह के साथ रिलेशन, ठीक है। अब मलेशिया के साथ रिलेशन में तुम ये तो नहीं देखोगे ना कि एनर्जी सिक्योरिटी देखूं मैं, मलेशिया यहाँ से फीमेल बाउंसर सप्लाई करेगा, क्रूड ऑयल तो नहीं करेगा। वहीं अरेबियन कंट्रीज के साथ रिलेशन होगा, तो तुम उसमें ऑलिव ऑयल नहीं सोचोगे कि वहां से ऑलिव ऑयल आएगा, ठीक है ना। वो मार्केट तुम्हारे लिए वो वाला मार्केट नहीं है, वो हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए एक डिफरेंट मेडिकल हब, हमारे लिए यहाँ से बहुत मेडिकल पेशेंट वगैरह आते हैं। ऑलिव ऑयल है, पाम ऑयल है, और काफी सारे एक्सपोर्ट के लिए जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वो सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, वो एक्सपोर्ट के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस हिसाब से उन कंट्रीज को आप देखोगे, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेशनल इंटरेस्ट आप सबसे पहले देखोगे कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है। फिर नेशनल इंटरेस्ट में आप पॉलिसीज देखोगे, जो नई पॉलिसीज आई हैं, जैसे इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन से रिलेटेड कुछ पॉलिसी आई है, नेपाल के साथ हमारी कोई पॉलिसी आई अरेबियन कंट्रीज के साथ हमारी कुछ पॉलिसी में चेंज हुआ है ना, रिलेशंस के साथ। उन पॉलिसीज के अंदर क्या क्या तीन चीजें हैं जिनसे वो पॉलिसीज हमें पता चलेंगी कि कुछ चेंज हो रहा है। एक तो विजिट्स हमारे, देखो तीन, डिप्लोमेसी जो है वो भी चार तरह की होती है, अभी आगे पढ़ाऊंगा। तो उसमें विजिट्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनकी विजिट्स हो रही है। विजिट्स के आउटकम क्या आ रहे हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं क्या, कॉन्फ्रेंसेस और एग्रीमेंट्स, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एग्रीमेंट हुए हैं तो क्या है, ठीक है। इन सब के लिए हमारे लिए इन सब की इंपॉर्टेंस होगी। फिर मैंने बताया नेशनल इंटरेस्ट रीजन के साथ चेंज होते हैं, डिफरेंट रीजन के साथ डिफरेंट नेशनल इंटरेस्ट है। वेस्ट एशिया एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, वेस्ट एशिया का एग्जाम्पल लेते हैं। वेस्ट एशिया का मतलब ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ठीक है। जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, चाइना के साथ आप मैप देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा
कि चाइना के आसपास की कंट्रीज हैं, इंडिया और चाइना दोनों के पास की कंट्रीज हैं। फिर यूरोप जाने का रास्ता है, सुएज कैनाल। ठीक है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखेंगे इस रीजन में, हेजमनी बनाने के लिए या फिर एक पावर बनने के लिए। आप क्या होता है देखो, ये जितनी भी पुरानी अपन कॉलोनियल पावर्स देखें, ब्रिटेन वगैरह, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड हुए क्यों थे? कॉलोनीज पे कब्जा करने के लिए, अपनी जियो पॉलिटिकल हेजेमनी बनाने के लिए। इसीलिए हुए ना कि डिफरेंट कॉलोनीज पे कब्जा करें। वो कब्जा क्यों कर रहे थे? जिससे वहां से क्रूड ऑयल ले सके, ये ले सके, वो ले सके। अब वो वाला सिचुएशन नहीं कि आप कब्जा कर लोगे। ठीक है। अब क्या है, आप जितना ज्यादा जिसके साथ बिजनेस बढ़ाओगे, जितना ज्यादा जिस कंट्री से आपके पास पैसा आएगा, आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। तो आप अपने बिजनेस को, आप जो और पावर्स हैं, जैसे चाइना के साथ हमारा कंपटीशन है, वो भी लगा पड़ा इन रीजंस में सब में अपनी, कि चाइना की वैल्यू ज्यादा हो। हमारी जितनी वैल्यू होगी, हमारे उतने अच्छे रिलेशन होंगे, और उतने अच्छे रिलेशन होंगे उतने अच्छे बिजनेस टाइप्स होंगे। अल्टीमेट गोल क्या है? मालपानी, नोट। नहीं तो बाकी क्या करना है? अफ्रीकन कंट्रीज में हम इन्वेस्टमेंट करने में लगे हुए हैं धड़ाधड़, क्या रीजन है? आज इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो अगले 10-20 साल बाद हमको आउट रिटर्न देगा, और वो रिटर्न बहुत ह्यूज होने वाला है। इसलिए हम वो कर रहे हैं। अफगानिस्तान, वहां पे सड़क बना रहे हैं, उनकी पार्लियामेंट बना रहे हैं। हमको क्या मिलना है? अभी तो कुछ नहीं, बट आने वाले टाइम में पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हमको अफगानिस्तान की जरूरत है बहुत ज्यादा। तालिबान आने से हमें यही नुकसान हुआ, है ना? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट और जियो स्टैटिक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट चेंज होते हैं, स्टैटिक में इस रीजन में पर्टिकुलर जो चीजें अवेलेबल हैं, स्टैटिक है कि ये तो यहाँ है। ठीक है। फ्रेंडली रिलेशन रहना। फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इंडियन इकोनॉमी क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है पूरी तरह। हम्म। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, बिजनेस डेवलपमेंट, है ना? और रहे सही में, अगर इकोनॉमी वाइज भी देखूं, हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट मैक्सिमम है, तो साथ में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट मैक्सिमम है। तो अगर क्रूड ऑयल ही नहीं आएगा तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कैसे बनाओगे? उनको रिफाइन करके बनाओगे ना। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी हमें जरूरी है। तो इकोनॉमी को दोनों तरफ से इंपैक्ट करती है चीज। देन उसके बाद पॉलिटिकल इंटरेस्ट, वही जियो पॉलिटिकल, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, आपके बेसिकली आपको अपनी खुद की पावर शो करनी है। एनर्जी सिक्योरिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी गाड़ियां चल रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ, सब किससे चल रहा है? पेट्रोल, डीजल, है ना? या फिर गैस, एलपीजी। एलपीजी से चलता है, सीएनजी से चलता है गाड़ियां। हाँ, सीएनजी। तो ये सब क्या है? सब अवेलेबल है इन कंट्रीज में। ठीक है। हमारे अच्छे रिलेशन होंगे तो हमें चीपर रेट्स पे मिलेगा थोड़ा, मार्केट रेट पे भी मिलता है, बट अवेलेबल तो हो, सप्लाई नहीं होती। नहीं दे कंट्रीज, मना कर दें फिर, तो आपको रिलेशन तो अच्छे रखने पड़ेंगे। ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनसे नहीं मिलता हमको, इसलिए। हालांकि इन कंट्रीज को भी तो पैसा कमाना है। तो सबसे कंजम्पशन दो तीन कंट्रीज हैं। यूएसए, यूएसए का खुद का क्रूड ऑयल, उनको शेल गैस मिल गई है। उनकी गाड़ियां गैस पे चलती है, गैसोलीन पे ज्यादा चलती है, और शेल गैस के बाद यूएस का काफी कम हो गया। यूएस के पास खुद के भी क्रूड ऑयल के बहुत है, वेल्स वगैरह, है ना, डिपॉजिट्स हैं उनके पास। रशिया, रशिया के पास तो है ही सब कुछ, क्रूड ऑयल तो दुनिया भर की भरमार है उसके पास। बसते कौन है जो इनसे लेंगे अब? इंडिया, चाइना। अगर तुम इनको नहीं बेचोगे तो फिर तुम्हारा सर्वाइवल खुद का मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। ईस्ट एशिया एग्जांपल के तौर पे लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसीज बनाई पहले, कि भाई वेस्ट ही वेस्ट की तरफ देख रहे हो, ईस्ट को भी देखो, उन कंट्रीज से हमको बहुत अच्छा बिजनेस मिल सकता है। बाद में एक्ट ईस्ट चेंज किया गया इसको, कि भाई सिर्फ देखना नहीं है, काम भी करो उस चीज पे।
अभी समझेंगे, ये सब कुछ समझेंगे। डिफरेंट अप्रोचेस फॉर मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद अदर कंट्रीज। अभी क्या क्या अप्रोच होती है, आप किस किस तरह से अच्छे रिलेशंस मेंटेन रखते हो। इसमें एक होता है सॉफ्ट पावर, और दूसरा होता है इकोनॉमिक अप्रोच, एंड थर्ड वन इज हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर मतलब आप कल्चरल टाइप्स करते हो, है ना। आप अपना कल्चर उन कंट्रीज में पहुंचाते हो, जिससे वो आपके कल्चर से एक्वेंटेड हो जाते हैं, एंड दे सी यू इन अ डिफरेंट लाइट। अब बॉलीवुड मूवीज जहां देखी जा रही हैं, तो वो कैसे देखते हैं कि इंडियन तो बहुत पीसफुल होते हैं, इंडिया वाले तो बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि आपने उनके माइंड में शाहरुख खान दिखा दिखा के राहुल बना दिया है। वो क्या, सिमरन, तो वो तो उसको ऐसे देख रहे हैं कि भैया ये तो आदमी अलग है, हमारे पास तो एक भी नहीं है सिमरन वाला, है। तो इस वजह से अब दुबई में जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी बुर्ज खलीफा पे पठान का पूरे उस पे पोस्टर लगा है, ट्रेलर बुर्ज खलीफा पे चला, बिकॉज शाहरुख खान एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है वहां के लिए। हाँ, ब्रांड एम्बेसडर भी है, सेलिब्रिटी है तभी तो बनाया ब्रांड एम्बेसडर। नहीं तो तुमको और मेरे को क्यों नहीं बना दिया उन्होंने, है। तो शाहरुख खान बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है उन लोगों के लिए। क्यों है? बिकॉज बॉलीवुड मूवीज देखी जा रही है ना वहां, समझ रहे हो। अब सॉफ्ट पावर, इंडिया ने योगा, वर्ल्ड योगा डे बनवाया। योगा को इंडिया ने मतलब मोदी साहब की गवर्नमेंट ने रजिस्टर करवा लिया। अदरवाइज पता चलता है थोड़े टाइम में किसी और कंट्री ने, ये यूएस वगैरह में वैसे ही योगा बहुत फेमस हो रहा है, यही बैठ जाते लेके कि योगा भी हमने ही बनाया है। जैसे रेसलिंग हो गया, कुश्ती हो गई, और हॉकी हो गई, है ना, कबड्डी हो गई, इनके रूल्स वगैरह सब इन्होंने चेंज कर दिए जब इनकी कंट्रीज में गई चीजें। और अब हमसे ज्यादा बेटर ये लोग हैं प्लेयर उसमें। हॉकी में इंडिया ने वर्ल्ड कप कब जीता था लास्ट, कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए उसकी वैल्यू भी नहीं हो पा रही। और एक टाइम था जब हॉकी के हम सबसे बड़े प्लेयर ही हमारे पास थे, ध्यानचंद जी, है ना। कहा जाता है कि उनके हॉकी को चेक किया जाता है, मैग्नेट तो नहीं लगा रखी इसने, बॉल छूटती क्यों नहीं है इससे। तो ऐसी भी चीजें थी। फिर इसके रूल्स चेंज हुए धीरे धीरे, हमको वो, इनके पास फैसिलिटीज बहुत थी, ट्रफ वगैरह अवेलेबल था, हमारे पास वो था ही नहीं। हमारे वाले नंगे पैर भाग भाग के तो खेल रहे थे। तुमने वो कीलों वाले जूते पहना दिया, अब उनसे भागा नहीं जाए, वो कीलों वाले जूते वही जमीन ही पकड़ ले, आगे कैसे बढ़े। तो जैसे वर्ल्ड योगा डे, है ना, ये बनाने के पीछे रीजन क्या है? इंडिया को एज अ पीसफुल कंट्री दिखाया जा सके कि योगा हमने दिया लोगों को, वर्ल्ड को प्राणायाम हमारा है। और ये सब मेडिटेशन वगैरह क्या बताते हैं आपको? टू बी काम, टू बी पीसफुल, आपको ये सिखाते हैं, ठीक है। मूवीज, मूवीज इवन पाकिस्तान में भी इतना कुछ होते हुए भी इंडिया की आज एक वैल्यू है इंडियन मूवीज की। उनको पिक्चरें कौन सी देखते हैं, सारी बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, उनकी खुद की पिक्चरों की उतनी वैल्यू नहीं है। वो बचपन से बड़े हुए तब से वो यही देख रहे हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ठीक है। वो अलग बात है, वो मुसलमान एक्टर्स को ज्यादा वैल्यू देते होंगे, थोड़ा दिमाग तो उसी तरह काम करता है उनका। सनी देओल वगैरह सबको देख रहे हो, ठीक है। स्पोर्ट्स वगैरह आप एक दूसरे की कंट्री में खेलने जाते हो, जैसे पाकिस्तान के पास अपन क्रिकेट खेलने नहीं जाते अब, पहले जाते थे, मैचेस होते थे, आईपीएल में नहीं बुलाते उनके प्लेयर्स को, है ना। तो इसका क्या रीजन है? क्योंकि अब हम हार्ड पावर की तरफ चले गए उसके, कि भाई बहुत कर लिया, बस डिप्लोमेसी कर ली, क्रिकेट डिप्लोमेसी कर ली, तुम्हारे समझ आता नहीं, तुमने बम फोड़ने फोड़ लो अपने घर में, हम नहीं घुसने देंगे तुमको। मूवीज में अब उनके एक्टर्स नहीं आते, बहुत एक्टर्स आते थे। हाँ वैसे तो आने भी नहीं चाहिए, मेरे को तो लॉजिक नहीं समझ आता कि भाई आर्टिस्टिक फ्रीडम होती है, ये होता है, होता होगा। पर तुम एक बात बताओ, इस देश में टैलेंट की कमी है क्या? इतने लोग बेरोजगार हैं, उनको दो ना काम। तुमको वहां से बुला के और फिर उनको एक्टर या एक्ट्रेस रोल देने की क्या जरूरत आन पड़ी है? इस देश में ना कोई ऐसा है कि भाई कमी हो गई है,
वो स्ट्रगल करता फिर रहा है युवा, इतना यूथ वहां पे अपने पोर्टफोलियो, उनको तो तुम देखते नहीं हो, और वहां से ला रहे हो। क्यों भाई? क्या करना है, पहले यहाँ के तो पूरे कर लो। हाँ, यहाँ खत्म हो जाए तब हम माने। ये तो वो वाली बात है कि गन्ने के बहुत बढ़िया खेत लगे हुए हैं, और बहुत मीठा गन्ना है, और तुम गन्ने का रस पीने के लिए पड़ोसियों के घर जा रहे हो। अरे अपना निकाल के पी लो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट थोड़े से, बट इनसे क्या होता है, जब आर्टिस्ट एक दूसरे की कंट्री में जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, काम करते हैं, तो वो अपनी कंट्री में जाके जो पर्सपेक्टिव होता है उनका, इंडिया को लेके पाकिस्तान का क्या पर्सपेक्टिव है, कि इंडिया मुसलमानों पे बहुत ज्यादा अत्याचार करता है। ठीक है, उनका एक्सप्लॉयटेशन है, वो तो जिंदा ही नहीं रह पा रहे यहाँ पे, बहुत मुश्किल है उनका यहाँ जीना। हम जो खुश रह के रहते हैं पाकिस्तान में, वो तो वैसे रहते ही नहीं है, उनको ईद मनाने का वो नहीं है। ये पर्सपेक्टिव है उनका, बिकॉज वहां की मीडिया वही दिखा रही है। बट जब आर्टिस्ट यहाँ आते हैं, काम करते हैं, क्रिकेट खेलने प्लेयर्स आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यहाँ तो है ही नहीं ऐसा कुछ। मुसलमान हिंदू का इतना रोड़ा तो हमारी मीडिया में जितना मचा रखा है, वो तो कोई लेना देना ही नहीं है। थोड़ा बहुत तो चलेगा ही, दो अलग अलग रिलीजन है तो, बट ऐसा तो कोई लड़ाई नहीं है, है ना, कि ईद नहीं मनाने दी जा रही। यहाँ पे तो 25 मिनट के लिए खुलवा के 25 करोड़ 100 करोड़ रुपए बारी पड़ने की बातें चलती रहती है। यहाँ के तो नेता कुछ भी बोल रहे हैं, तो फिर वो जाके बताते हैं, दो पांच को बताते हैं, ऐसे फैलती जाती है, रिपल इफेक्ट होता है। फिर उनको लगता नहीं यार, इंडिया तो ऐसा नहीं। फेसबुक और इनकी इंस्टाग्राम की वजह से भी बहुत चेंज आया है। हम क्या सोचते हैं, पाकिस्तान वाले लोग बेकार होते हैं, ऐसा वैसा क्यों? हमारा माइंडसेट ही वैसे वर्क करता है ना। हम मिले किसी पाकिस्तानी से आज तक? हम जानते हैं? नहीं। बट फिर भी हमारे माइंड में उनको लेके एक पर्सपेक्टिव है, पाकिस्तानियों को लेके। अब ना वो कैसे इंसान है, कैसे, हमको कुछ नहीं पता, नाम भी नहीं पता, पर पाकिस्तान से खराब ही होगा। उनके माइंड में इंडिया से खराब ही होगा। पाकिस्तान बेकार, इंडिया बेकार, दोनों तरफ ये चल रहा है। और क्या पता लोग आपस में मिले तो ऐसा हो जाए कि भाई क्या इंडिया पाकिस्तान बना रखा, वापस हिंदुस्तान बना लो। हालांकि वैसे अब तो जरूरत नहीं है, वो गरीबी संभालनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। हमारी अपनी नहीं संभल रही, उनको ही संभालने दो। ठीक है, ये होता है सॉफ्ट पावर अप्रोच, जिससे आप दूसरी कंट्री का माइंडसेट चेंज करते हैं। अलग अलग तरीके। यूएस में जैसे बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा गया, अच्छी अच्छी पोस्ट पे गया। आज इंडिया की इतनी वैल्यू है बिकॉज हर बड़ी कंपनी का सीईओ इंडियन है, सब जगह इंडियन है। इस वजह से भी इंडिया की चेंज हुई ना, और ये भी सॉफ्ट पावर की वो पार्ट है। डायस्पोरा वहां गया, तो अपनी कंट्री के बारे में न्यूज़पेपर्स वगैरह में जो लोग काम करते थे, उन्होंने अच्छा लिखना स्टार्ट किया। लोगों को पता चलने लगा, अच्छा इंडिया तो सिर्फ ये नहीं है बॉलीवुड मूवी, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। माइंडसेट क्या था लोगों को, इंडिया मतलब रोडों पे गाय घूमती रहती है, गरीब कंट्री है, वहां लोग भूखे मर रहे हैं, ये वाला पर्सपेक्टिव था। अब लोग इंडिया को देखते हैं तो चेंज होता है। और सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स वगैरह, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह के बाद, इंटरनेट 4G वगैरह के बाद बहुत चेंज आया। इंटरनेट आने के बाद एक रेवोल्यूशन हुआ, जिससे ये चीजें बहुत बदली। इसलिए रिलेशंस भी बदलते जा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में। एप्पल ने इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया ही ना, सैमसंग ने लगाया ही ना। उसने, टेस्ला ने बोला मैं नहीं लगाऊंगा, चाइना से करूंगा, बोले हमको चाहिए नहीं तेरी, रख। है, हम ड्यूटी इतनी लगा देंगे तू बेच के दिखा। नहीं आया ना, हमको क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। टाटा बना लेगा थोड़े दिनों में इलेक्ट्रिक कार, उससे बेटर बना के दे देगा, आ ही गई। तो कॉन्सेप्ट कार तो इतनी शानदार है, हमको क्या जरूरत है? अपने घर रहे, हमारे पास टाटा है, महिंद्रा है, मारुति है। तो इकोनॉमिक अप्रोच, बिजनेस रिलेशंस। फिर हार्ड पावर अप्रोच, बिजनेस रिलेशंस। वो मैंने अभी समझाया ना आपको, यूएस का कैसे चेंज होता जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज, एमएनसीज वगैरह कैसे चेंज हो उनकी वजह से। अब उन कंपनीज को जिनके इतने सारे ऑफिस इंडिया में है, यूएस अगर खराब रिलेशन रखे, इंडिया ने टैक्स वैक्स बढ़ा दिए कि पर्टिकुलर इन कंपनीज पे लगेगा, यूएस वालियों पे। यूएस भी तो सैंक्शंस लगाता है, हमने लगाने स्टार्ट किए तो उनको भी नुकसान होगा।
इसलिए इन रिलेशंस को मेंटेन किया जाता है। हार्ड पावर अप्रोच मतलब वॉर एनक्रोचमेंट, कि भैया नहीं समझ आ रही तो अब चलो लड़े, सर्जिकल स्ट्राइक, उरी के बदले में सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह जो हुई, वो हार्ड पावर अप्रोच है। वहीं डोकलाम देखें तो हार्ड पावर अप्रोच नहीं थी, हम पीसफुली जाके बैठ गए, हमारी जो आर्मी थी वो जाके बैठ गई, हटेंगे नहीं बस, और काम नहीं करने देंगे तुमको, चाइनीज आर्मी को कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करने देंगे। यही तो हुआ था। ठीक है। तो इंडिया रिलेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, देखो अब इंडिया के रिलेशन ग्लोबल सेटिंग में देखोगे आप, तो उसका एक अलग कॉन्टेक्स्ट होगा। देन रीजनल सेटिंग, ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड को साथ में लेके देख रहे हो आप, तो इंडिया की एक अलग अलग पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल सिनेरियो से इंडिया उस पर काम कर रहा होगा, अलग तरीके से इंडिया, जैसे WTO है या फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें जो इंडिया की अप्रोच होगी डिफरेंट होगी, ग्लोबल लेवल पे डिफरेंट अप्रोच से काम करेगा। वहीं जब हम रीजनल लेवल पे जाएंगे, तो ईस्ट एशिया में अलग तरीके से काम कर रहा है, वेस्ट एशिया में अलग तरीके से, सेंट्रल एशिया में अलग तरीके से काम कर रहा होगा, नॉर्थ अलग करेगा, साउथ अलग करेगा, मतलब अलग रीजन के हिसाब से अलग अप्रोच लेके चलेगा, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ इंडिया, इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। देन सब रीजनल, अब एक रीजन होता है वेस्ट एशिया, उसमें सब रीजन हो गया सेंट्रल एशिया, इंडिया साउथ एशिया का पार्ट है, साउथ एशिया में भी साउथ ईस्ट एशिया, और या फिर सार्क कंट्रीज के साथ अलग अलग सब रीजन बनाए, उनके साथ एक अलग अप्रोच होगी। देन बायलेटरल रिलेशन, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन, इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, इंडिया US, बायलेटरल रिलेशन, उनकी अप्रोच डिफरेंट होगी। ठीक है। इन सेटिंग्स में हमको सारी चीजों को देखना है, इंडिया के रिलेशंस को। मैं अभी एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं तुम्हारे माइंड में, है ना। IR इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ना कैसे है, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसका अपन एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू तुम्हें समझ आएगा कि इसको कैसे हमें परस्यू करना है, ये पूरी कैसे चलेगा IR, और इससे आपको कैसे फायदा होगा। अगर आप इन तरीके से पढ़ोगे ना, तो तुम्हारा IR बहुत अच्छा हो जाएगा, और उसके बदले क्या होने वाला है, तुमको फायदा क्या होने वाला है, जो मेंस में क्वेश्चन आएगा, हालांकि दो एक क्वेश्चन आते हैं, पर वो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। जैसे रोल ऑफ डायस्पोरा इन मेकिंग इंडिया फॉरेन पॉलिसी, अब जैसे फॉर एग्जांपल दुबई है और अरेबियन कंट्रीज है, वहाँ इंडियन डायस्पोरा बहुत रहते हैं, तो हम उनके साथ हार्श पॉलिसीज नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे डायस्पोरा को प्रॉब्लम होगी। ठीक है। वर्किंग लेबर क्लास बहुत रहती है, जो अरेबियन कंट्रीज में काम कर रही है, बहुत सारी इंजीनियर्स, ये वो बहुत है, बहुत। बट उनको भी हम कैसे बेनिफिट पहुंचा सकें, ऐसी पॉलिसीज के साथ हम इन कंट्रीज में काम करेंगे। ठीक है। तो कैसे इंडियन डायस्पोरा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट करता है, किस कंट्री के साथ कैसी होगी, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देन इंडो नेपाल रिलेशनशिप इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना, कि चाइना के पिक्चर में आने के बाद इंडो नेपाल रिलेशंस में क्या चेंज आया। जब हम इंडो नेपाल रिलेशन पढ़ेंगे, तब आपको ये चीजें समझ आएगी। इवन आज चाइनीज पढ़ाई जाती है नेपाल में, है ना, नेपाल में चाइनीज पढ़ाई जा रही है, स्कूल्स वगैरह के करिकुलम का पार्ट बना रहे हैं उसको, चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस बना रहा है नेपाल। इंडिया के साथ जो रिलेशंस अच्छे थे बहुत, उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके रीजंस हैं, तराई रीजन है एक, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। फिर इंडिया जो नेपाल का की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी और इंडिया की प्रॉपर नहीं बनती है। इंडिया का कुछ बिग ब्रदर अप्रोच भी रही है काफी टाइम तक। जो भी एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स होते हैं नेपाल के, उनकी डबल चेकिंग होती है। काफी सारे इश्यूज हैं जिनको हम अ, पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, समझ आएगा आपको। इंडिया जापानीज रिलेशन में क्या क्या चेंज हुए हैं, 1950 से 1990 तक क्या थी, उसके बाद क्या चेंज हुए। हालांकि इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा है, बट आप इसको आज के सिनेरियो में भी देख सकते हो। इवोल्यूशन ऑफ चाइनीज पॉलिसी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ चाइना सी, है ना। साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी को लेके बहुत प्रॉब्लम्स है, जब चाइना पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा मैं। चाइना की फिलीपींस उस तरफ
वियतनाम, इन सारी कंट्रीज के साथ प्रॉब्लम है साउथ चाइना सी को लेके। तो पढ़ेंगे, फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आएगा, ये सारी चीजों को आगे पढ़ेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज, ये क्वेश्चन आपको लिख के लाना है, इसको लिख लो चाहे। रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज इज चेंजिंग बट देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और फो इन ग्लोबल एरेना, रिलेशनशिप कंटिन्यू टू चेंज इन ग्लोबल एंड रीजनल सेटिंग्स। ठीक है, वैसे मैं शेयर कर दूंगा ये, बट ये वाला सवाल का आंसर तुमको लिख के लाना है। उसके अलावा ये आपका होमवर्क है, नो इंडिया प्रोग्राम, इंडी रूट प्रोग्राम, लो कॉन्फ्लिक्ट जोन, लो इंटेंसिटी ऑफ वॉर, जिहाद हाईवे, ये क्या होते हैं ये पढ़ के आने हैं आपको। फिर क्वेश्चंस के आंसर्स की आपकी अप्रोच क्या रहेगी, आप कैसे आंसर करोगे इन सवालों का। सबसे पहले पॉलिसीज देखेंगे, क्या डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज हैं, नेशनल इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे उनको। फिर करंट एक्टिविटीज जो भी हो रही हैं वो तुम्हें पढ़नी है, और उनको पर्टिकुलर, जैसे नेपाल का रिलेशन का कुछ क्वेश्चन आया, तो नेपाल में करंट में क्या एक्टिविटी हुई है, क्या विजिट्स हुई हैं, उसका क्या आउटकम था, कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। डील्स, कॉन्फ्रेंस, कीवर्ड्स ऑफ जॉइंट स्टेटमेंट। आप कभी भी देखना जॉइंट स्टेटमेंट्स आते हैं, जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट किसी और कंट्री में जाएंगे ना, तो उनके जॉइंट स्टेटमेंट्स आते हैं, उनके अंदर कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड जैसे सबका साथ सबका विकास, कुछ कीवर्ड्स मैं आपको लिखवाऊंगा भी, आपको उन कीवर्ड्स को इंक्लूड करना है अपने आंसर्स में, मेंस में। अवॉइड एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, कभी भी आंसर में एब्सोल्यूट स्टेटमेंट मतलब कि हाँ ये ठीक है ये गलत है, ऐसा नहीं बताना। डिप्लोमेटिक आंसर देना है, इन बिटवीन देना है, और एक काइंड ऑफ अप्रोच बतानी है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हमेशा, कभी भी ये नहीं हाँ ये तुमसे पूछा कि राइट इन योर वर्ड्स, है ना, व्हाट इज दिस इन योर व्यू, और तुम अपना व्यू लिखने लग जाते हो, हाँ इन माय व्यू दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज दिस। नहीं, तुमको हमेशा डिप्लोमेटिक आंसर करना है, चाहे तुम्हारा व्यू पूछा हो तब भी। कीवर्ड्स कॉन्टेक्स्ट में आंसर करना है, इधर उधर नहीं घूम जाना। मैप बनाने की कोशिश करनी है, जैसे अरेबियन पेनिनसुला के बारे में क्वेश्चन आ गया, वेस्ट एशियन कंट्री, सेंट्रल एशियन, तो ट्राई टू ड्रॉ दैट डायग्राम, है ना, रफ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रॉ करना है, उसमें 1 घंटा लगा दिया। फास्ट ड्रॉ किया, यहाँ पे मार्क कर दिया, यहाँ कंट्री, बस। कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा, सार्क नेशन डेवलप, ऐसा इंडिया का मैप किया, इधर पाकिस्तान, ये नेपाल, ऐसे पूरा बांग्लादेश वगैरह बना दिया। बी प्रिसाइज अबाउट विजिट्स एंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब ये फ्रेमवर्क जो है रीजन वाइज, साउथ एशिया के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप का फ्रेमवर्क रहेगा, वेस्ट एशिया के साथ क्या रहेगा, एग्जाम्पल दिया था उस टाइम, एशिया पैसिफिक के साथ क्या रहेगा, क्या क्या उसमें पॉलिसीज हैं, इंडिया यूएस रिलेशंस, इंडिया अफ्रीका, इन सबको हम पढ़ेंगे। जैसे साउथ एशिया में देखेंगे, जब आंसर लिखोगे आप, तो क्या रहना चाहिए साउथ एशिया में, इंटरनल डेवलपमेंट इन एनी ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज, कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है साउथ एशियन कंट्रीज में, कुछ भी चेंज हो रहा है बांग्लादेश में, कोई भी मतलब एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ रहा है, तो उनके, श्रीलंका में कुछ ऐसा हो रहा है लिट्टे जैसा दोबारा, तो उन सब चीजों को आपको पढ़ना है, और वो आंसर में आपके आने चाहिए। वो इंडिया के साथ उस पर्टिकुलर कंट्री के रिलेशंस को कैसे इंपैक्ट कर रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उस कंट्री के इंटरनल अफेयर्स जो भी हैं, मतलब कंट्री के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, उससे इंडिया के साथ कैसे रिलेशन, सिंपल। जैसे नेपाल का देखें, वहां पे तराई रीजन है नीचे वाला पार्ट, उसकी और ऊपर वालों की थोड़ी सी लड़ाई है, उसकी वजह से इंडिया के रिलेशंस में भी प्रॉब्लम आई, लिट्टे था, इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस में प्रॉब्लम आई, इस तरह से। बायलेटरल रिलेशन विद चाइना, जब भी साउथ एशियन देखेंगे तो चाइना के साथ बायलेटरल रिलेशन हमारे भी और इन कंट्रीज के भी, श्रीलंका और चाइना का क्या हो रहा है, नेपाल और चाइना का क्या हो रहा है, पाकिस्तान चाइना का क्या हो रहा है, बांग्लादेश चाइना, सब रीजनल रिलेशन, स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट है, इंटरलिंक रेल प्रोजेक्ट है, इंटरलिंक रोड प्रोजेक्ट है। अब जैसे इंडिया पूरा का पूरा जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनमें रेल एंड रोड प्रोजेक्ट्स बना रहा है, इंटरलिंक प्रोजेक्ट्स बना रहा है,
तो ये सारी चीजें भी पढ़नी है। कॉमन इश्यूज लाइक टेररिज्म, जो सब कंट्रीज में हो रहा है, वो पता होना चाहिए आपको। फिर वेस्ट एशिया, ओनली दोज इंसिडेंट विच हैज रीजनल इम्पैक्ट, कतर क्राइसिस जैसे, ठीक है, इसका रीजनल इम्पैक्ट है, उस पर्टिकुलर कंट्री में कुछ हो रहा है, उससे हमको नहीं कोई लेना देना, उसकी वजह से पूरे रीजन में, सीरिया क्राइसिस जैसे हुआ, ISIS, है ना, इनको पढ़ना है। और उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि रीजन पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो हमको हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया ईरान, इंडिया सऊदी अरेबिया एंड इंडिया इजराइल, इनके साथ हमारे रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट विजिट्स पढ़नी है। इंडियन डायस्पोरा इन वेस्ट एशिया, प्रॉब्लम, इकोनॉमिक रोल, पॉलिटिकल रोल्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। एशिया पैसिफिक रीजन, इंडिया जापान इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडिया वियतनाम रिलेशन, इंडिया साउथ ईस्ट एशियन रिलेशन, इश्यूज ऑफ साउथ चाइना सी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप, इंडिया चाइना रीजनल पॉलिटिक्स एज वेल एज ग्लोबल पॉलिटिक्स। उसके बाद इंडिया यूएस, इंडिया अफ्रीका, इंडिया लैटिन अमेरिका, इंडिया जर्मनी, इंडिया यूरोप, इन सबको पढ़ना है। और इनके करंट अफेयर्स आपको साथ में पढ़ते हुए चलना है, मतलब जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी तब भी करंट अफेयर्स आप एड ऑन करते रहोगे अपने नोट्स में विद टाइम। ठीक है, ये हमारी अप्रोच रहेगी। कल से हम आईआर को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। ये एक पूरा ओवरव्यू हो गया कि आईआर में पढ़ेंगे क्या, कैसे पढ़ना है, कैसे आंसर्स को हमको अप्रोच करना है। ठीक है, और अब इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। तो इसमें जो भी चीजें हो ध्यान से पढ़ते हुए चलना, करंट अफेयर्स को अपडेट करते हुए चलना। ठीक है, चलो बताओ, ये समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट इसमें? फिर अब कल से स्टार्ट करेंगे अपन आईआर।